अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स इस चैप्टर का हमारा सेकंड लेक्चर शुरू होने जा रहा है। पिछले लेक्चर में हमने फ़िज़िक्स की डेफिनेशन, उसके अलावा मेजरमेंट यानी पैमाइश का पूरा कंप्लीट तस्वुर, और उसी तरह से पैमाइश के अमल के दौरान जिस पैमाने या जिस मेयार का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम इकाई कहते हैं, हमने उसका पूरा डिटेल्स जो है वो देखा था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो उसी के साथ जुड़ा हुआ है और हम अपने उसी डिस्कशन को आज आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग देखिए, लास्ट लेक्चर के अंदर आखिरी में मैंने आप लोगों को तबई मिक़दारों यानी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के ताल्लुक़ से कहा था कि आप जो है जो भी तबई मिक़दारें आप जानते हैं, जो भी आज तक की लाइफ में आप लोगों ने तबई मिक़दारों को, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को पढ़ा है, आप उनके सिर्फ नाम लिखिए, उनकी एक लिस्ट बनाइए। मुमकिन है आप लोगों ने डेफिनेटली ये बनाए होंगे और अब हम उसी लिस्ट पर से मतलब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ या तबई मिक़दारों की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब होता है मादे की वो तमाम खुसूसियात जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं, उन्हें तबई मिक़दारें कहते हैं। मतलब बेसिकली फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। वो मादे की खुसूसियात होती हैं, लेकिन ऐसी खुसूसियात जिनको हम मालूम कर सकते हैं, जिनकी कद्र या जिनकी कीमत मालूम कर सकते हैं, जिनकी मिक़दार जो है वो पता की जा सकती है, जिनकी पैमाइश कर सकते हैं, उनको हम तबई मिक़दार कहेंगे। आइए मैं यहाँ पर आपको समझाने के तौर पर कुछ चीज़ें जो है, कुछ तबई मिक़दारों के यहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूँ। जैसे सबसे पहली तबई मिक़दार जिसका हमको बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वो है लेंथ। उर्दू में हम इसे कहेंगे लंबाई। इसी तरह से दूसरी तबई मिक़दार वो है मास। उर्दू में हम उसे कहेंगे कमियत। तीसरी तबई मिक़दार वो है टाइम यानी वक्त। चौथे नंबर पर हम एक तबई मिक़दार ले लेते हैं एरिया यानी रकबा। उसी तरीके से पाँचवें नंबर पर हम ले लेते हैं वॉल्यूम, और वॉल्यूम के लिए उर्दू वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा हजम। और एक लास्ट छठे नंबर पर हम ले लेते हैं डेंसिटी। उर्दू में हम इसे कहते हैं कसाफत। ओके, अब आप लोग ये जो नाम मैंने लिखा हूँ ये आप लोग भी बराबर नोट डाउन कर लो, क्योंकि बार बार हमको इन सब की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि मैंने वैसे यहाँ तो 6 नाम लिखा हूँ, लेकिन ये लिस्ट बहुत बड़ी है। तबई मिक़दारें जो है वो बस बढ़ती चली जाएंगी। ये बहुत सारी तबई मिक़दारें जो है वो आती रहेंगी। डेफिनेटली आप लोगों का जो 11 और 12 का जो कोर्स है, इस दौरान कम से कम 50, 55, 60 तबई मिक़दारों की डेफिनेटली आप लोग स्टडी करोगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं पहले हम इन लोगों के ताल्लुक से। सबसे पहले जो तबई मिक़दार आपके सामने दिख रही है वो है लंबाई यानी लेंथ। लंबाई जो है वो कोई भी दो नुक्तों के दरमियान का फासला होती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके कमरे की लंबाई क्या है, तो आप उसके दोनों जो कोने हैं कमरे के, आप उनके दरमियान का फासला गिन लेंगे। और कैसे गिनोगे? तो मीटर स्केल से। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि लंबाई अगर आपको मालूम करना हो तो आप मीटर स्केल का इस्तेमाल करेंगे, और मीटर स्केल को इस्तेमाल करके आप लंबाई को डायरेक्टली जो है वो आप गिन लोगे। मतलब ये कि लंबाई की पैमाइश जो है, लंबाई को जो गिनना है वो एक डायरेक्ट अमल है। आप उसको डायरेक्टली गिन सकते हैं बग़ैर किसी कैलकुलेशन के, बग़ैर किसी फॉर्मूले के। ओके, इसके बाद हम लोग कमियत यानी मास के बारे में बात करते हैं। कमियत या मास जो है, अगर हमको किसी जिस्म का मालूम करना हो तो उसके लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं जिसे आमतौर पर हम बैलेंस यानी तराजू कहते हैं। तो तराजू की एक साइड के अंदर आप वो जिस्म डालिए जिसकी आपको कमियत मालूम करना है, और दूसरे साइड में उससे इक्विवेलेंट वज़न डालते जाइए। जब आप देखेंगे कि दोनों पलड़े जो है वो बैलेंस हो जाते हैं, यानी उस बैलेंस के, उस तराजू के दोनों पेंस जो हैं, दोनों पलड़े जब मसावी हो जाते हैं, तो उस वक्त आप उस जिस्म की कमियत मालूम कर सकते हो। तो आप लोग देखिए, कमियत मालूम करना है तो भी हमने कोई कैलकुलेशन नहीं किया, कोई ज़ाब्ता इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि
तराजू को इस्तेमाल करके हमने कमैयत का मेजरमेंट डायरेक्ट कर लिए। ओके, इसके बाद आप लोग देखिए अगली तवील मिकदार है वक्त। जब हम वक्त के बारे में बात करेंगे तो आप लोग सब जानते हैं कि वक्त जो है वो लगातार आगे बढ़ते रहने वाली चीज़ है। वक्त आमतौर पर एक मुद्दत या ड्यूरेशन को हम कहते हैं और ये कभी रुकता नहीं है। अगर हमको वक्त मालूम करना हो तो हम एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे जिसे कहते हैं घड़ी। आप लोग देखिए घड़ी को इस्तेमाल करके आप वक्त डायरेक्टली मालूम कर सकते हैं, मतलब वक्त की पैमाइश जो है वो भी बराह रास्त होती है, वो भी डायरेक्ट होती है, तो इसका मेजरमेंट भी डायरेक्ट किया जा सकता है। ओके, आइए अब हम अगली तवील मिकदार को देखते हैं, रकबा। आप लोग देखिए, मान लो कि आपका जो आप जिस रूम में बैठे हैं पढ़ते हुए, उस रूम की कुछ लंबाई है और कोई चीज़ उसकी चौड़ाई होगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके कमरे के फर्श का रकबा मालूम कीजिए, तो आपके जहन में सबसे पहले रकबे का एक फार्मूला आएगा। आप कहेंगे लंबाई ज़रब चौड़ाई, क्योंकि आपका जो कमरा है वो मुरब्बा नुमा या मुस्ततिल नुमा होगा। अगर वो मुस्ततिल नुमा है तो उसमें लंबाई है, उसमें चौड़ाई है। आप क्या करोगे, आपके कमरे के लंबाई मालूम करेंगे, फिर चौड़ाई मालूम करेंगे और इस फॉर्मूले के हिसाब से आप लंबाई और चौड़ाई का हासिल ज़रब मालूम करोगे। जब ये हासिल ज़रब आ जाएगा तो वो आपका रकबा होगा। अब आप गौर कीजिए, रकबा मालूम करने के लिए आपने कोई आला इस्तेमाल नहीं करे, कोई ऐसा आला नहीं था जिसको इस्तेमाल करके डायरेक्ट आपको रकबा मिल जाए। रकबा मालूम करने के लिए आपने मीटर स्केल का इस्तेमाल किया, लेकिन लंबाई और चौड़ाई मालूम करने के लिए। जब आपको लंबाई और चौड़ाई ये दो अलग अलग चीज़ें जब आपको मिल गई, फिर आपने इस कैलकुलेशन, इस फॉर्मूले के अंदर आपने लंबाई और चौड़ाई की कीमतें रखी और उनका कैलकुलेशन किया, और कैलकुलेशन करने के बाद आपको एक नंबर मिला, आपने उसे रकबा कहा गया कि भाई उस कमरे के फर्श का रकबा जो है वो इतना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रकबा अगर आपको गिनना है, रकबा अगर आपको मालूम करना है, तो आप उसको डायरेक्ट नहीं मालूम कर सकते, बल्कि आपको डिपेंड होना पड़ेगा इन दो लोगों के ऊपर, लंबाई पर और चौड़ाई पर। तो ये एक ऐसी तवील मिकदार हमको मिली जिसकी पैमाइश डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसको डायरेक्टली नहीं गिना जा सकता। ओके, आइए अब हम हजम की बात करते हैं। हजम जो है, हजम का मतलब होता है स्पेस, मतलब जगह, किसने कितनी जगह घेरी हुई है उसे हम हजम कहेंगे। जस्ट समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो कमरा है, मान लो कि वो एक मुस्ततिल नुमा कमरा है, तो उस मुस्ततिल नुमा कमरे की कोई एक लंबाई होगी, कोई एक चौड़ाई, और साथ ही साथ दीवारों की कुछ ना कुछ ऊंचाई होगी। तो अगर आप लंबाई को चौड़ाई से ज़रब करें और फिर ऊंचाई से भी ज़रब करें, मतलब लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, अगर आप ये तीन नंबरों को मालूम करते हो और उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हो, तो जो नंबर आपको मिलेगा वो आपका वॉल्यूम यानी हजम होगा। हजम का आम तौर पे फॉर्मूला होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, अगर आप मुस्ततिल नुमा ठोस जिस्म की बात कर रहे हो तो आप गौर करो कि हजम मालूम करने के लिए भी आपके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो आपको डायरेक्ट हजम की वैल्यू बता दे। ओके, हजम अगर मालूम करना है तो आपको डिपेंड होना पड़ा ये तीन लोगों पर, लंबाई पर, चौड़ाई पर और हाइट पर, मतलब बुलंदी पर। इसका मतलब ये हुआ कि हजम या वॉल्यूम एक ऐसी तवील मिकदार है जिसकी पैमाइश करना बराह रास्त मुमकिन नहीं है, डायरेक्टली आप उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो ये भी एक तवील मिकदार है जिसको डायरेक्टली नहीं गिना जा सकता। ओके, ये हो गया हाँ हमारी पांचवी तवील मिकदार। छठी और आखिरी तवील मिकदार देखिए, डेंसिटी, कसाफत। आप याद रखिए, कसाफत एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका हम बहुत ज़्यादा मरतबा इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए इसका जो कंसेप्ट है वो आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए। देखिए, दुनिया के किसी भी ठोस जिस्म के अंदर कमैयत भी होती है और उसके अंदर हजम भी होता है। मतलब कमैयत और हजम ये दो चीज़ें सॉलिड जिस्म की खासियतें हैं, सॉलिड लिक्विड गैस की भी। ओके, दुनिया में जितना भी मादा पाया जाता है उन तमाम मादे की किसी भी टाइप के अंदर आपको कमैयत भी नज़र आएगी और आपको हजम भी नज़र आएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कसाफत अगर मालूम करना है तो कसाफत मालूम करने का आसान तरीका ये है कि आप कमैयत को हजम के साथ डिवाइड कर दें। अगर आपने कमैयत को हजम के साथ अगर डिवाइड कर दिया, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, ओके,
तो जब आप कमैयत को हजम के साथ, मास को वॉल्यूम के साथ अगर आप डिवाइड करते हैं, ये तनासुब अगर आप निकालते हैं, तो जो नंबर आपको मिलेगा वो होगा डेंसिटी यानी कसाफत। अब आप गौर कीजिए कि अगर आपको कसाफत मालूम करना है किसी सॉलिड जिस्म की, तो आप डिपेंड हो गए कमैयत पर और हजम पर। ओके, इसका मतलब आप दो लोगों पे डिपेंड हो गए, और ये दो लोगों को आपको अलग अलग कैलकुलेट करके तकसीम करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, और फिर आपको जो नंबर मिलेगा वो होगी डेंसिटी। मतलब आप डेंसिटी को भी डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, और जब आप इसका मेजरमेंट डायरेक्टली नहीं कर सकते तो फिर ये भी हमारे पास एक ऐसी तवील मिकदार है जिसको बराह रास्त गिनना पॉसिबल नहीं है। आइए अब आप गौर करो कि मैंने अभी आपकी वजाहत के लिए, आपको समझाने के लिए 6 तवील मिकदारों के यहाँ पे मैंने नाम लिखा था, और ये भी कहा था कि ये लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन फ़िलहाल हम ये 6 पे गौर कर रहे हैं। तो 6 में से हमको इब्तिदा के जो 3 है, लंबाई, कमैयत और वक्त, यानी लेंथ, मास और टाइम, ये 3 लोग हमको ऐसे मिले जिनका मेजरमेंट डायरेक्टली पॉसिबल है, जिनको डायरेक्टली गिन सकते हैं। और एरिया, हजम और कसाफत, ये 3 हमको ऐसे चीज़ें मिले जिनका डायरेक्टली मेजरमेंट पॉसिबल ही नहीं है, जिनको डायरेक्टली नहीं गिन सकते। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में जितनी भी तबई मिकदारें पाई जाती हैं उनको हम 2 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली जो हमारी कैटेगरी होगी वो होगी ये वाली, मतलब ऐसी तबई मिकदारों की जिनका पैमाइश करना बराह रास्त मुमकिन होता है, जिनको डायरेक्टली गिन सकते हैं। ऐसी जो तबई मिकदारें हैं उनको हम कहेंगे बुनियादी तबई मिकदारें या असासी तबई मिकदारें। 2 नाम है उसके लिए उर्दू में, बुनियादी या असासी। इंग्लिश में हम उन्हें कहेंगे फंडामेंटल। आप याद रखिए, फंडामेंटल का मतलब होता है बुनियादी, या जो बिल्कुल बेस जिसको हम कहेंगे बेसिक, तो उसे कहेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ या बुनियादी या असासी तबई मिकदारों का मतलब होता है ऐसी तबई मिकदारें जो अपनी पैमाइश के लिए दूसरों पर मुनहसिर नहीं होते, मतलब जो दूसरों पे डिपेंड ही नहीं होंगे अपने मेजरमेंट के लिए, उनको कहेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। ओके, अब आप गौर कीजिए ये वाली कैटेगरी, ये जो कैटेगरी के लोग हैं, मतलब रकबा, हजम, कसाफत वगैरह वगैरह, बहुत लंबी लिस्ट है। तो ये लोग जो हैं ये ऐसी तबई मिकदारें जिनको आप दूसरों से हासिल करते हैं, मतलब इन लोगों को आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा दूसरों से। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम अदर्स, दूसरों पर डिपेंड होते हैं, दूसरों से अखज़ किए जाते हैं। जैसे रकबा मालूम करना है, आप डिपेंड हो गए लंबाई और चौड़ाई पर। हजम मालूम करना है, आप लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पर डिपेंड हो गए। आपको कसाफत मालूम करना है, आप कमैयत पर और हजम पर डिपेंड हो गए। कहने का मतलब ये ऐसी तबई मिकदारें हैं जो दूसरों पर मुनहसिर हैं। दूसरों की कीमतें अगर आप मालूम करते हैं तो आपको इनकी वैल्यूज़ मिलेगी। ऐसे लोगों के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा माखूज तबई मिकदारें। माखूज, और इंग्लिश में हम इन्हें कहेंगे डिराइव्ड। डिराइव्ड का मतलब होता है जिनको डिराइव किया गया, जिनका डेरिवेशन किया गया कहीं और से, दूसरों से। तो जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ का आप दूसरों से डेरिवेशन करोगे, जो अपने मेजरमेंट के लिए दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, ऐसी तबई मिकदारों का, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम कहेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। उर्दू में हम कहेंगे माखूज तबई मिकदारें। ओके, तो इस तरीके से ये पूरी जो मिसालें हैं या पूरी जो डिटेल्स हैं, मुझे यकीन है आपको ये समझ में आ गई होगी कि तबई मिकदारें जो है वो किस तरह से हम दो किस्म की तबई मिकदारों के बारे में हम पढ़ सकते हैं, बुनियादी तबई मिकदारें और माखूज तबई मिकदारें। बुनियादी तबई मिकदारें यानी ऐसी तबई मिकदारें जिनका मेजरमेंट या जिनकी पैमाइश बराह रास्त हो सकती है, जो दूसरों पे मुनहसिर नहीं होते। और माखूज तबई मिकदारें मतलब ऐसी तबई मिकदारें जिनकी पैमाइश बराह रास्त नहीं कर सकते और वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं। ओके, तो ये था पूरा कंसेप्ट तबई मिकदारों का। आइए अब हम बात करते हैं इसी पर से हम इकाइयों की। आप लोग देखिए, जब हम मामला इकाइयों का आता है, यूनिट्स का आता है, तो इकाइयों को भी हम इसी तरीके से 2 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं उनकी तबई मिकदारों की बुनियाद पर। अगर फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं, अगर जिन तबई मिकदारों की आप बात कर रहे हो, जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, अगर वो
बुनियादी हैं, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज अगर हैं तो उनकी जो इकाइयाँ होंगी वो भी फंडामेंटल यूनिट्स होंगी। तो बुनियादी इकाइयों का मतलब होता है ऐसी इकाइयाँ जो आप बुनियादी तबई मिकदारों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर आपको लंबाई गिनना है तो बहुत छोटा सा अगर कोई जिस्म है तो आप उसको गिनोगे मिलीमीटर में। ओके, अगर थोड़ा सा बड़ा है आप यूज़ करोगे सेंटीमीटर, और थोड़ा सा बड़ा है आप यूज़ करोगे मीटर, और थोड़ा सा बड़ा है आप यूज़ करोगे किलोमीटर। ओके, इसी तरीके से आप इंच यूज़ कर सकते हो। इंच के अलावा आप फुट इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अलावा आप माइल इस्तेमाल कर सकते हो। आप गौर करो, अगर आपको लंबाई यानी फासला गिनना है तो आपके पास ये इतने सारे लोग हैं, इनके अलावा और भी बहुत सारे हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको किसी जिस्म का वज़न मतलब उसकी कमियत अगर गिनना हो तो कमियत गिनने के लिए मतलब उसका जब हम मेजरमेंट करेंगे, अगर बहुत ही छोटी चीज़ है, जैसे अगर आप गोल्ड वगैरह ख़रीदने जा रहे हो तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वो आपको गिनना पड़ेगा माइक्रोग्राम के अंदर। ओके, यानी ग्राम का 10 लाखवां हिस्सा माइक्रोग्राम। उसी तरीके से अगर थोड़ा सा और बड़े पैमाने पे बात करें तो वो आ जाएगा मिलीग्राम, यानी ग्राम का 1000वां हिस्सा। उसके बाद थोड़ा सा और बड़ा करें तो ग्राम। अब ग्राम को अगर 1000 गुना बड़ा कर दें तो बन जाएगा किलोग्राम। उसी तरीके से आ जाएगा पाउंड वगैरह वगैरह, टन, क्विंटल, बहुत सारे नाम आएंगे। ओके, यानी ये लिस्ट भी काफ़ी बड़ी है। तो अब आप गौर कीजिए, यहाँ जो आपके सामने लिखा हुआ कमियत, अगर आपको कमियतों को यानी किसी जिस्म के कमियत को अगर आप गिन रहे हो, मेजरमेंट कर रहे हो, तो इन सब की ज़रूरत आपको पड़ेगी। बिल्कुल इसी अंदाज में अगर बात करें तो अगर हम वक्त की बात करें, वक्त का अगर मेजरमेंट करें तो जो आम तौर पे जो सबसे छोटा हम पैमाना यूज़ करते हैं वक्त के लिए, या जो समझते हैं, वैसे तो उससे भी छोटे पैमाने मौजूद हैं। वो यूज़ वाला यानी यूजेबल जो पैमाना है वो है सेकंड। फिर सेकंड से थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो मिनट, फिर मिनट से थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो आवर यानी घंटा, घंटे को और थोड़ा बड़ा करते हैं तो डे मतलब दिन, डे को और बड़ा करते हैं तो वो आ जाएगा वीक, वीक को और बड़ा करते हैं तो मंथ, मंथ को बड़ा करते हैं तो ईयर, ईयर को बड़ा करते हैं तो सेंचुरी। अब आप गौर कीजिए कि ये भी लिस्ट छोटी नहीं है, और बढ़ती चली जाएगी, यानी और इसके आगे भी आप कर सकते हो, इससे नीचे भी आप कर सकते हो, या इनके अलावा भी आप पैमाना बना सकते हो। ओके, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको तबई मिकदार वक्त को अगर गिनना हो तो इन सब की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आप याद रखिए ये तबई मिकदारें हैं और ये उनकी इकाइयाँ हैं अलग अलग, जो हम अपनी मुनासिबत से हम इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे पास तबई मिकदारें बहुत ही छोटे लेवल की हैं तो हम बहुत छोटे वाली इकाइयाँ यूज़ करेंगे, और अगर हमारे पास तबई मिकदारें बहुत बड़े लेवल की है तो हमारे यूज़ के मुनासिबत से हम इनमें से कोई भी बड़ी तबई मिकदारों को बड़ी इकाइयों को जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि लंबाई, कमियत, वक्त वगैरह, इनके अलावा भी और भी हर तबई मिकदार की बहुत सारी इकाइयाँ ऑलरेडी बनी हुई हैं, और उन तमाम तबई मिकदारों को हम अपनी सहूलत को ध्यान में रखकर या हमारे स्टडी को ध्यान में रखकर हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास इतनी सारी इकाइयाँ हैं तो हम इनमें से यूज़ कौन सी करेंगे, या साइंटिफिक अगर हमको इस्तेमाल करना है, साइंटिफिक कामों के लिए अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास जाहिर सी बात है रैंडम तो हम कर नहीं सकते। हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि लंबाई को हमने मिलीमीटर में गिन लिया, तो हमने कमियत को पाउंड में, तो हमने वक्त को सेंचुरी में। हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम अगर प्रॉपरली यूज़ करना चाहें तो हमको पहले इन सब का बाकायदा निज़ाम बनाना पड़ेगा। ओके, जब हम इन इकाइयों को एक प्रॉपर वे में इनका निज़ाम बनाने की कोशिश करेंगे तो जो सिस्टम हमको मिलेगी उसे हम कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो आइए अब हम गौर करते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स या इकाइयों का निज़ाम क्या होता है। देखिए बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। जो अभी मैंने आपको कहा हूँ वो क्या है, इकाइयों का निज़ाम। ओके, इकाइयों का निज़ाम मतलब
सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब देखिए ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स का जो कंसेप्ट है वो ये है कि इसके अंदर सबसे पहले तो हम तीन तभी मिकदारें जो है उनको बुनियादी तभी मिकदारों के तौर पे हम पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। हमको मालूम है कि तीन तभी मिकदारें जो है उनमें से एक है लंबाई, एक है कमैयत और एक है वक्त। तो इन तीन लोगों को बुनियाद बनाकर, यानी इनको बुनियादी तभी मिकदारें समझकर दुनिया में सबसे पहले अलग अलग टाइप के जो तीन निज़ाम जो तैयार किए गए थे, पहले हम उनके बारे में सिर्फ नाम समझ लेते हैं। आप देखिए दुनिया का जो पहला निज़ाम बनाया गया था जिसे ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं, यानी जो इंग्लैंड में तैयार हुआ था, उसमें लंबाई के लिए जिसे इस्तेमाल किए थे वो था फुट। कमैयत के लिए जो चीज़ उन्होंने यूज़ किया था वो था पाउंड, और वक्त के लिए जो यूज़ किए थे वो था सेकंड। और इस तरह से जो पहला निज़ाम यहाँ पे तैयार हुआ था उसका नाम था FPS सिस्टम। यानी पहला जो निज़ाम है इकाइयों का उसका नाम है FPS सिस्टम, क्योंकि उसमें लंबाई के लिए फुट, कमैयत के लिए पाउंड और वक्त के लिए सेकंड का इस्तेमाल करे थे। इसके बाद दूसरा निज़ाम जो दुनिया में इस्तेमाल किया गया, जो एक्चुअली फ्रेंच सिस्टम था, उसमें लंबाई के लिए सेंटीमीटर इस्तेमाल किया गया था, कमैयत के लिए ग्राम इस्तेमाल करे थे और वक्त के लिए सेकंड इस्तेमाल किए थे। इस तरह से ये निज़ाम तैयार हुआ CGS सिस्टम। तो ये दुनिया का समझ लो कि दूसरे नंबर वाला निज़ाम है। लेकिन ये वाला जो निज़ाम है तो ये बहुत ही छोटी चीज़ों के लिए यूजेबल है। आप समझ गए होंगे सेंटीमीटर एक छोटा सा मतलब पैमाना है, ग्राम एक छोटा सा वजन है। ओके, कहने का मतलब ये है कि ये छोटी चीज़ों के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद ये हुआ कि इस मतलब ये वाले निज़ाम की यूजेबिलिटी, यानी इसका इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर या बड़ी चीज़ों के इस्तेमाल करने के लिए सेंटीमीटर को मीटर बनाया गया, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया गया, लेकिन सेकंड ही रहा। तो अब जो निज़ाम तैयार हुआ उसे कहा जाता है MKS सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ कि दुनिया में मतलब अभी तक के जो निज़ाम जो बनाए गए, ये पुराने जो तीन निज़ाम हैं, ये तीन निज़ाम कुछ इस तरह से है: FPS निज़ाम, CGS निज़ाम और MKS निज़ाम। FPS निज़ाम जो है उसमें लंबाई को फुट इकाई में, कमैयत को पाउंड इकाई में और वक्त को सेकंड में गिना जाता है। CGS निज़ाम के अंदर लंबाई को सेंटीमीटर में, कमैयत को ग्राम में और वक्त को सेकंड में इस्तेमाल करते हैं। और उसी तरह से MKS निज़ाम के अंदर लंबाई को मीटर में, कमैयत को किलोग्राम में और वक्त को सेकंड में इस्तेमाल किया जाता है या उनका मेजरमेंट किया जाता है। आप लोग देखिए ये तीन पुराने निज़ाम हैं। इन निज़ामों को अलग अलग इलाकों में या अलग अलग जो पॉलिटिकल सिस्टम्स थे वहाँ इनका इस्तेमाल होता था। जैसे दुनिया के वो तमाम मुल्क जहाँ पर इंग्लैंड की हुकूमत कभी रही है, जैसे खुद इंडिया भी, वहाँ पर FPS निज़ाम राइज था। और दुनिया के वो तमाम ममालिक जहाँ पर फ्रांस की हुकूमत थी, वहाँ पर आमतौर पर CGS और MKS निज़ाम राइज था। ओके, तो हुआ ये कि ये एक तरह से पॉलिटिकल अंदाज का मामला बन गया कि कहाँ पर कौन सा निज़ाम जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ों को, मतलब ये तमाम पॉलिटिकल चीज़ों को हटाकर साइंटिफिक, प्योरली साइंटिफिक बनाने के लिए 1971 में एक ब्यूरो ऑफ मेजर, वेट्स एंड मेजर जो है वो तैयार किया गया पेरिस में, फ्रांस में। और फिर उन लोगों ने मिलकर ये तय किया कि पूरी दुनिया के लिए, मतलब सिर्फ इंग्लैंड के लिए या इंग्लैंड वालों के लिए या फ्रांस के लिए और फ्रांस वालों के लिए निज़ाम ना हो, बल्कि जो साइंटिफिक इकाइयों का जो निज़ाम हो तो वो सारी दुनिया के लिए एक्सेप्टेबल हो। तो ऐसा एक निज़ाम बनाया जाए। और फिर जो निज़ाम तैयार हुआ उसे कहा जाता है SI निज़ाम, मतलब सिस्टम इंटरनेशनल। तो आइए अब हम उसी के ताल्लुक से यहाँ पर अब बात करेंगे। उर्दू में हम उसे कहेंगे बैनुल अक़वामी
निज़ाम में इकाई या इकाइयाँ। ओके, यानी इकाइयों का बैनुल अक़वामी निज़ाम, और इंग्लिश में हम उसे कहेंगे सिस्टम इंटरनेशनल। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा एक चीज़ पे गौर कीजिए कि मैंने अभी जो वर्ड्स आपके सामने लिखे हैं सिस्टम इंटरनेशनल, तो ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि मैंने इसे इंटरनेशनल सिस्टम क्यों नहीं लिखा, जबकि इंग्लिश में ये इंटरनेशनल सिस्टम होना चाहिए था। एक्चुअली ये वर्ड जो नाम जो रखा गया था ये फ्रेंच में रखा गया था, और फ्रेंच अल्फाज इसके कुछ इस तरह से, सिस्टम जो है वो होता है सिस्टीम, इंटरनेशनल जो होता है वो होता है इंटरनेशनल, और उसके आगे होता है डी यूनिट्स। ये जो लिखा हुआ आपके सामने दिख रहा है तो ये फ्रेंच लैंग्वेज में है, और इसमें क्योंकि स्टार्ट में एस और फिर आई इस्तेमाल हुआ इसलिए हम इसे कहते हैं आमतौर पर एस आई, और साथ ही साथ हम इसे सिस्टम भी बोल देते हैं या उर्दू में निज़ाम बोल देते हैं। तो एस आई निज़ाम यानी सिस्टम इंटरनेशनल निज़ाम, ऐसा निज़ाम जो सारी दुनिया के लिए एक्सेप्टेबल है, सारी दुनिया के लिए कॉमन है, सबके लिए वो इस्तेमाल, मतलब दुनिया के हर मुल्क में इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल ये आता है कि इस निज़ाम या इस एक बैनुल अक़वामी निज़ाम जो है इकाइयों का, एसआई सिस्टम जो है ये बुनियादी तौर पर क्या चीज़ है। तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ बैनुल अक़वामी ये जो निज़ाम है एसआई सिस्टम जो है इसमें इस्तेमाल होने वाली जो तबई मिक़दारें हैं उनके ताल्लुक से मैं बता देता हूँ। आप देखिए उनके सिर्फ मैं नाम आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आज के इस लेक्चर के अंदर। तो आप याद रखिए कि 1971 में जब ये निज़ाम बना था तो इन्होंने सबसे पहले बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिसाइड किया। यानी पहला काम उन्होंने ये किया कि दुनिया में कितनी तबई मिक़दारें हैं जिनको कि आप बुनियादी तबई मिक़दारें कहोगे या असासी तबई मिक़दारें कहोगे। तो सबसे पहले उन्होंने डिसाइड किया कि लेंथ जो है यानी लंबाई, तो लंबाई को उन्होंने बुनियादी तबई मिक़दार के तौर पे एक्सेप्ट किया। उसके बाद उन्होंने लिया मास मतलब कमियत, फिर मामला आया वक्त का यानी टाइम। उसी तरीके से ये तीन तो हमारे मतलब पुरानी जो तीन तबई मिक़दारें जिनको कई ज़माने से जिनको बुनियादी तबई मिक़दारों के तौर पे लिया जाता था। ओके, इनके अलावा फिर कुछ और तबई मिक़दारों को इसमें शामिल किया गया, जैसे इलेक्ट्रिक करंट मतलब बरकी रॉ। उसके बाद उन्होंने किया थर्मोडायनामिक टेम्परेचर यानी दर्जे हरारत। ओके, इसके बाद नंबर 6 पर उन लोगों ने जिस चीज़ का इस्तेमाल किया वो था मादे की मिकदार यानी मैटर, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस या क्वांटिटी ऑफ मैटर। और उसके लिए यहाँ पर हम उसको यूज़ कर सकते, उसको इस तरह से लिख देते हैं कि मादे की या किसी शय की मिकदार। यह हो गए 6। और 7वें नंबर पर उन्होंने जो चीज़ का इस्तेमाल किया वो था लाइट जो है, रोशनी जो है, नूर जो है, तो उसकी हिद्दत या उसकी जो शिद्दत होती है, उसकी जो तेज़ी होती है, उसको भी उन्होंने यहाँ पर शामिल किया। उसे कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। हम उसे उर्दू में कह सकते हैं नूरी हिद्दत या शिद्दत। ओके, तो सबसे पहला जो काम किया गया था एसआई सिस्टम के अंदर वो था कि बुनियादी तबई मिक़दारें यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिसाइड करना। तो जब उन्होंने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिसाइड किया तो उनको ये 7 लोग नज़र आए कि ये 7 लोग हैं दुनिया में जिनको कि आप बुनियादी या असासी तबई मिक़दारों के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मामला था कि इनके लिए हमको इकाइयों को डिसाइड करना है ताकि सारी दुनिया के अंदर फिर किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। तो उसके लिए उन्होंने फिक्स कर दिया कि हम एसआई निज़ाम के अंदर इनके लिए कौन सी इकाइयाँ यूज़ करेंगे। जैसे सबसे पहले जब लंबाई का मामला आएगा तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे मीटर। ओके, तो मीटर जो है ये डिसाइड कर लिया गया लंबाई के लिए। अब अगर हमको एसआई निज़ाम में अगर मेजरमेंट करना है तो हमको लंबाई को हम फुट में, इंच में, गज़ में
माइल में इस्तेमाल नहीं कर सकते, मिलीमीटर सेंटीमीटर अब सब यूजेबल नहीं होंगे, सिर्फ हमको मीटर यूज़ करना पड़ेगा अगर हम ऐसा निज़ाम में मेजरमेंट कर रहे हैं तो। ओके, इसके बाद जब मामला कमैयत का आया तो कमैयत के लिए तैयार कर दिया गया किलोग्राम, या उसको फिक्स कर दिया गया। तो किलोग्राम जो है वो अब एसआई यूनिट है मास के लिए। वक्त का जब मामला आया तो उसके लिए पैमाना यूज़ किया गया सेकंड। ओके, जिसे सिर्फ एस भी लिख सकते हैं। जस्ट मैं यहाँ पे समझाने के लिए आपको SEC लिख रहा हूँ सेकंड के लिए, एक्चुअली उसको सिर्फ एस लिखा जाता है। फिर मामला आया इलेक्ट्रिक करंट का, बर्की रॉ का। तो इसके लिए जो इकाई तैयार की गई वो है एम्पियर। एम्पियर जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने इलेक्ट्रिक करंट का तस्वुर पेश किया था या उसकी स्टडी किया था। तो एम्पियर जो है वो बर्की रॉ के लिए इस्तेमाल करेंगे। जब मामला दर्जे हरारत का आता है तो उसके लिए जो पैमाना बनाया गया वो है डिग्री केल्विन। ओके, लॉर्ड केल्विन जो है वो एक साइंटिस्ट है, उनके नाम पर ये पैमाना बनाया गया। जब मादे की मिकदार या क्वांटिटी ऑफ मैटर की जब बात आती है तो उसके लिए जो पैमाना बनाया गया वो था मोल, जो इकाई बनाई गई। और नूरी हिद्दत या ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए जो इकाई बनाई गई वो है कैंडेला। ओके, तो अब आप देखिए आपके सामने यहाँ पर जो 7 तबई मिकदार है जिनको सिलेक्ट किया गया है एसआई निज़ाम के अंदर, उनकी इकाइयाँ आपके सामने हैं। यानी लंबाई की यूनिट मीटर, कमैयत की किलोग्राम, वक्त की सेकंड, बर्की रॉ की एम्पियर, दर्जा हरारत की डिग्री केल्विन, मादे की मिकदार की मोल और नूरी हिद्दत की कैंडेला। ओके, अब यहाँ पर ये जो नाम मैंने अभी लिखे हैं तो इन नामों को लिखने के साथ साथ अब मैं आपको ये भी बता दूं कि इनको हम साइंटिफिक मतलब कैलकुलेशन के दौरान या अपने नोट्स के दौरान हम इनको लिखेंगे कैसे, इनको जाहिर कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर पहला जो नाम है, लंबाई की जो इकाई है एक्चुअली वो है मीटर। ओके, दूसरा जो है वो किलोग्राम है, इसको तीसरा सेकंड है, वगैरह वगैरह। तो अगर इनको इनके लिए अलामतें अगर फिक्स करना हो तो हम क्या अलामतें इस्तेमाल करेंगे। तो इनकी अलामतों को फिक्स कर दिया गया, एक रूल बनाया गया कि एसआई निज़ाम में तमाम इकाइयों को स्मॉल लेटर्स में दिखाया जाएगा। यानी उनको जाहिर करना है तो कायने स्मॉल लेटर्स में, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है। तो क्या एक्सेप्शन है वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए मीटर, मीटर जो है वो किसी इंसान का नाम नहीं है, इसलिए इसके लिए जो इकाई बनाई, इसके लिए जो अलामत बनाई गई वो है मीटर, M। ओके, जब मामला कमैयत का आया तो किलोग्राम, उसके लिए जो बनाया यानी उसके लिए जो अलामत बनाई गई वो है kg, स्मॉल लेटर में दोनों भी। जब मामला वक्त का आया सेकंड तो उसके लिए सिर्फ सेकंड यानी S लिखा जाएगा स्मॉल लेटर में। अब यहाँ से आप देखिए, अब यहाँ से फ़र्क आना शुरू होगा। एम्पियर जो है वो एक इंसान का नाम है और एसआई निज़ाम के अंदर ये एक रूल बनाया गया है कि अगर आप किसी साइंटिस्ट का नाम, किसी इंसान का नाम अगर इकाई के तौर पे यूज़ कर रहे हो और उस नाम को पूरा का पूरा अगर आप लिख रहे हो, अगर उस नाम को आप पूरा का पूरा लिख रहे हो मतलब कंप्लीट स्पेलिंग के साथ में अगर लिख रहे हो, तो फिर ये जो एम्पियर लिखा हुआ है ये इंग्लिश ग्रामर के लिहाज से बिल्कुल सही है, क्योंकि ये किसी इंसान का नाम है और किसी भी इंसान का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है। लेकिन एसआई निज़ाम के रूल के अंदर ये तय किया गया था कि कोई भी इकाई अगर आपको लिखना हो, चाहे वो इंसान का नाम हो या इंसान का नाम ना हो, यानी उसको अगर आपको एज ए यूनिट अगर आप यूज़ कर रहे हो एसआई निज़ाम के अंदर, तो आप उसको कैपिटल लेटर से नहीं लिखेंगे बल्कि उसको स्मॉल से लिखेंगे। इसका मतलब अगर हमको ये एम्पियर को लिखना है तो इसको हमको ऐसा लिखना पड़ेगा, स्मॉल ए से। अब सवाल आएगा कि इसकी अलामत क्या होगी। तो क्योंकि एम्पियर जो है वो एक इंसान का नाम है, इसलिए जब आप इसको अगर आप अलामत के तौर पे अगर आप जाहिर करोगे तो इसके लिए जो अलामत फिक्स की गई वो है ए, कैपिटल ए। कैपिटल सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक इंसान का नाम है, लेकिन अगर आप इसी एम्पियर को पूरा लिखना चाहो तो आपको स्मॉल ए से उसको लिखना पड़ेगा। डिग्री केल्विन पर आते हैं। दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की जो यूनिट बनाई गई, अब हम डिग्री सेल्सियस को या डिग्री फ़ारेनहाइट को यूज़ नहीं करेंगे बल्कि हमको डिग्री केल्विन को यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो अलामत बनाई गई वो है कैपिटल के। आप याद रखिए यहाँ पर डिग्री वाले जो आमतौर पे हम अलामत लगाते हैं वो इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस जगह पर हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी एक रूल है उसका कि डिग्री केल्विन अगर लिखना है तो उसको सिर्फ के लिखा जाएगा, उसके साथ में वो डिग्री वाला
सिंबल जो है वो नहीं लगाते हैं। जब मामला मोल का आएगा, यानी मादे की मिकदार, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जब बात करेंगे, तो हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे MOL, यानी सिर्फ ये ई को हटा दिया गया। अगर आपको मोल को शॉर्ट में लिखना है तो उसको लिखना पड़ेगा MOL, मोल। और जब मामला कैंडेला का आएगा तो कैंडेला को हम लिखेंगे स्मॉल c और स्मॉल d से। ये कैंडेला की अलामत यहाँ पर हो गई। आप लोग देखिए, इसमें ये जो वर्ड, आखिरी वाला जो वर्ड है कैंडेला, हम इसका थोड़ा सा एक हल्का सा डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपको ये भी समझ में आए कि बहुत सारे जो नाम है वो एक्चुअली उनके बुनियाद क्या होती है। देखिए, जब मामला ल्यूमिनस इंटेंसिटी या नूरी हिद्दत की आती है तो उसकी इकाई कैंडेला जो बनाई गई, एक्चुअली ये वर्ड है कैंडल, और जो कैंडल वर्ड से बना हुआ वर्ड है कैंडेला। और कैंडल जो वर्ड बना था, एक्चुअली वो एक जो उर्दू या पर्शियन वर्ड जो है, जो कि होता है कंदील, उस पर से बनाया गया था। तो कंदील जो वर्ड है, इस वर्ड को तोड़कर या इसको बुनियाद बनाकर, यानी इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर करके कैंडेला जो है वो बनाया गया। कंदील आपको सबको पता है, एक बड़ा सा चिराग होता है जिसके ज़रिए हम रोशनी इस्तेमाल करते हैं। तो रोशनी का ताल्लुक कंदील से है और इसी से बना हुआ वर्ड है कैंडेला। ओके, तो इस तरीके से एसआई निज़ाम के अंदर इस्तेमाल होने वाली ये 7 तबई मिक़दारें हैं जिनको हम इस्तेमाल करेंगे पूरे कोर्स के दौरान। मतलब जहाँ तक भी आप फिज़िक्स या केमिस्ट्री आप पढ़ोगे, वहाँ तक आपको इन्हीं यूनिट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है और इन्हीं को आपको यूज़ करना है। अब इसमें एक छोटी सी एक और चीज़ जो आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी है, वो ये है कि 1971 में जब ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर पेरिस ने इन 7 तबई मिक़दारों को डिसाइड कर लिया और उनके लिए इन इकाइयों को फिक्स कर लिया, तो उसके कुछ साल बाद इस बात का पता चला, इस बात का मतलब ज़रूरत महसूस हुई कि इन 7 लोगों के अलावा भी 2 तबई मिक़दारें ऐसी हैं जिनको बराह रास्त गिन सकते हैं या जिनका मेजरमेंट डायरेक्टली पॉसिबल है। इसका मतलब वो भी हमारी बेसिक फिज़िकल क्वांटिटीज़ होंगी, वो भी हमारी फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ या बुनियादी तबई मिक़दारों में उनको भी शामिल करना चाहिए। तो क्योंकि वो इस लिस्ट में तो शामिल नहीं है, लेकिन उनका मेजरमेंट डायरेक्ट होता है और वो बहुत ज़्यादा अहम भी हैं, इसलिए उनको फिर अलग से एक लिस्ट में शामिल किया गया जिसे हम सप्लीमेंट्री फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। ओके, यानी जिनको दोबारा से ज़मनी तौर पर जिनको शामिल किया गया, तो वो हमारी सप्लीमेंट्री तबई मिक़दारों के तौर पर हम उनको इस्तेमाल करेंगे। और ऐसे लोग सिर्फ 2 हैं। आप लोग गौर कीजिए, देखिए मैं यहाँ पर आपको उनकी हल्की सी जो डिटेल्स है वो समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होंगे और उनकी बुनियाद पर बहुत सारे सवाल जो है वो आमतौर पे नीट और JEE वगैरह में पूछे जाते हैं, या उनसे रिलेटेड हमको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनमें से पहली जो चीज़ है, पहली तबई मिक़दार जिसको शामिल किया गया था सप्लीमेंट्री फिज़िकल क्वांटिटीज़ के तौर पे, मतलब ज़मनी इकाइयों के तौर पर, वो है प्लेन एंगल। पहली जो चीज़ है वो है प्लेन एंगल, जिसे हम आमतौर पर मुस्तवी ज़ाविया कहते हैं। मुस्तवी ज़ाविये का मतलब होता है आप कोई भी 2 ख़त लो और उन 2 ख़तों के दरमियान उन दोनों ख़तों को किसी एक पॉइंट्स पर क्रॉस कर दो। आप लोग देखिए, मान लो कि अगर मैंने ये एक ख़त लिया और ये दूसरा एक ख़त लिया, ये दोनों ने क्रॉस कर लिया इस पॉइंट पर, तो इनके दरमियान यहाँ पर ये जो चीज़ तैयार हुई है इसे कहते हैं प्लेन एंगल। ओके, और आपको ध्यान में आ गया होगा कि अगर ये प्लेन एंगल है तो आमतौर पर हम इसको थीटा से ज़ाहिर करते हैं, और जब इसकी पैमाइश का मामला आएगा तो आमतौर पर हम इसको डिग्री में आज तक जो है वो गिनते आए हैं, बराबर है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, ये सब आप ऑलरेडी वगैरह वगैरह आप सब पढ़ चुके हैं पहले। तो फिज़िक्स में इसी ज़ाविये को, मतलब 2 ख़तों के दरमियान किसी मुस्तवी के अंदर, किसी प्लेन के दरमियान बनने वाला जो ज़ाविया है उसे प्लेन एंगल या मुस्तवी ज़ाविया कहते हैं। उसको ज्योमेट्री के लिहाज से गिना जाए तो उसको हम डिग्री में नापेंगे, लेकिन जब फिज़िक्स का मामला आएगा तो हम उनको रेडियन में गिनेंगे।
यहाँ पर उनके लिए जो पैमाना बनाया गया वो क्या है, रेडियन, RADIAN। अगर लिखना हो तो अलामतों में अगर लिखना हो तो हम उसको सिर्फ RAD से जाहिर करेंगे, रेडियन। ओके। अब आप यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान में रखिए कि अगर ये इसकी अगर दो इकाइयाँ हैं, डिग्री और रेडियन, तो इसका मीनिंग हम किस सेंस में लेंगे, यानी इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत आसान सा कंसेप्ट है जिसे हम 180 डिग्री कहते हैं। 180 डिग्री का जो जाविया होता है, मतलब एक सीधे खत के ऊपर बनने वाला जो जाविया होता है, इसके लिए सिलेक्ट किया गया एक नंबर पाई और उसे कहा गया रेडियन। आप याद रखिए, रेडियन को आमतौर पे ये इस तरह से छोटा सा एक C लिखा जाता है ऊपर, यानी अगर इसको जाहिर करना हो तो इस तरह से जाहिर करेंगे, वरना नहीं भी लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये उसका लेकिन बिल्कुल सही तरीका है कि 180 डिग्री पैमाइश का जो जाविया होता है वो पाई रेडियन होता है। तो ये उसका इस तरह से आप उसको यूज़ करोगे। ये हो गई पहली तबई मिकदार जिसको शामिल किया गया था। अब आइए देखते हैं कि दूसरी तबई मिकदार कौन सी थी जिसको शामिल किया गया था एसआई निज़ाम के अंदर एज ए सप्लीमेंट्री यूनिट। दूसरे नंबर पर जो चीज़ शामिल की गई वो है सॉलिड एंगल। ओके, उसका नाम है सॉलिड एंगल, उर्दू में हम उसे कहेंगे ठोस जाविया। अब यहाँ पर सवाल यह आता है कि ठोस जाविया हम इसे समझेंगे कैसे, मतलब क्या तरीका हमारे पास इसको समझने का होगा। तो बहुत आसान सा एक तरीका हमारे पास है। हम यहाँ पर सबसे पहले डिसाइड कर हम एक मखरूत जो है, एक कोन को हम यहाँ पर इमेजिन कर लेते हैं। मान लो कि हमने ये इस तरह से दो ख़त लिए और इन दोनों ख़तों के दरमियान यहाँ पर मैं इसकी बाउंड्री को डिसाइड कर लेता हूँ और इसको आपस में जोड़कर ये ऐसा एक शेप बना देता हूँ। अब आप गौर से देखिए, जो चीज़ आपके सामने है वो एक कोन है। ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है बेसिकली, तो ये क्या चीज़ है, एक कोन। उर्दू में इसे कहेंगे मखरूत। और इस मखरूत के अंदर ये वाली जो साइड, ये जो दो लाइनें आपको नज़र आ रही है, बुनियादी तौर पे ये दो लाइनें नहीं हैं, बल्कि ये दो ऐसी सतहें हैं जिनको माइल सतह या इंक्लाइंड प्लेन्स कहा जाता। इन इंक्लाइंड प्लेन्स के अंदर यहाँ अगर आप गौर करेंगे तो इस जगह पर आपको एक ऐसा गोल जाविया नज़र आएगा, यानी उस कोन की नोक पर, ये जो कोन का जो वर्टेक्स है, ये जो नोक है, इस नोक पर आप देखेंगे कि इस कोन के अंदर की जो सतहें हैं, माइल सतहें, मतलब कर्व्ड प्लेन्स जो है यहाँ पर, उनके दरमियान में एक ऐसा गोल जाविया बना हुआ है। ये वाला जो जाविया यहाँ पर बना, इसे कहते हैं सॉलिड एंगल, यानी ठोस जाविया। इसको अलग अलग तरीक़ों से जाहिर किया जाता है। बहुत सारे लोग इसको ओमेगा से या डी ओमेगा से उसको जाहिर करते हैं, यानी बहुत सारी किताबों में उसकी जो अलामत इस्तेमाल होती हुई है वो ओमेगा है। ओके, यहाँ पर एसआई निज़ाम के अंदर इस सॉलिड एंगल के लिए जो यूनिट इंतखाब की गई वो है स्टेरेडियन। तो ये वर्ड आप याद रखिए कि एसआई निज़ाम के मुताबिक या में सेकंड जो लिस्ट है, यानी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो यूनिट जो लिस्ट है, उसके मुताबिक सॉलिड एंगल को काय में गिना जाएगा, स्टेरेडियन में। यानी प्लेन एंगल अगर है तो उसको रेडियन में गिनेंगे, यानी उसका मेजरमेंट होगा, और अगर सॉलिड एंगल है तो उसका जो मेजरमेंट है वो स्टेरेडियन में होगा। तो इस तरीके से एसआई निज़ाम की बुनियादी जो लिस्ट है, यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ या बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है, उनकी लिस्ट यहाँ पर अब कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह से एक चीज़ समझ में आ रही है कि एसआई निज़ाम जिसे हम कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल जो है इकाइयों का, उसमें टोटल मिलाकर अब 7 जो है वो बुनियादी तबई मिकदारों के तो यानी बेस या बुनियादी तबई मिकदारों के तौर पर उनको लिया गया, और 2 जो रह गए थे उनको सप्लीमेंट के तौर पर ऐड किया गया। मुझे यकीन है कि आपको आज का ये पूरा लेक्चर ध्यान में आया होगा और आपने तमाम बातें नोट कर लिया होंगे। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग और आगे की जो डिटेल्स है उस पर जाएंगे। तब तक आप लोग स्टडी करते रहिए, कीप स्टडीइंग, और अपनी स्टडी को आप इसी तरीके से जारी रखिए, और जो भी डिफ़िकल्टीज़ हो मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।